हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम जो अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ रहे हैं, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में देख लेते हैं क्या क्या है। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैंडल करता है रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, जिसमें कि कॉम्पिटिशन एक कोऑपरेटिव रिवोल्यूशन आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव्स के लिए आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिससे कोऑपरेटिव्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, है ना। और आप बता देंगे कि वो अमेंडमेंट कौन से नंबर का था और कब हुआ था वो। विद द हेल्प ऑफ प्रोपगेशन स्प्रेडिंग एंड ट्रेनिंग मेकिंग द फार्मर्स मेंबर्स इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड कीपिंग द सेम इन एग्जीक्यूशन। यानी कि हमें कॉपरेटिव्स के थ्रू क्या करता है कि अगर आप वर्ड से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इसका वर्ड का मीनिंग है कॉपरेट करना। यानी कि लोगों का जो आपस में समूह होगा वो आपस में कॉपरेट करेगा, सहयोग करेगा एक दूसरे को, और इसी से ही आगे बढ़ेंगे। तो उसके तहत क्या क्या स्कीम्स आती हैं आप देख सकते हैं कि एक तो है लोन एंड बैंकिंग स्कीम, यानी कि हम लोन देंगे आपस में एक दूसरे को बैंकिंग के थ्रू। कोऑपरेटिव्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं बैंक से, और जो उसमें इन्वॉल्व किसान होंगे या जिस भी चीज़ की वो कोऑपरेटिव बनी हुई है उन्हीं को उस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर दिस स्कीम कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स एट लो इंटरेस्ट रेट। तो क्रॉप लोन्स अब मिल सकते हैं, यानी फसल के लिए लोन मिल सकते हैं फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे। जैसे कि दीनदयाल स्कीम है, तो इस स्कीम के तहत जो कॉपरेटिव्स हैं वो 2% सिर्फ और सिर्फ 2% पे ईयरली एक सालाना बेसिस पे 1 लाख तक का लोन देंगे टू फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में। सेविंग सेंटर जैसे कि एक PACS होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो ये इंटरेस्ट होती हैं स्मॉल सेविंग्स में, यानी कि जैसे छोटे छोटे किसान होते हैं वो रोज़ाना के या कुछ भी बेसिस पे 5 रुपये 10 रुपये के बेसिस पे जो भी सेविंग्स कर सकते हैं अपनी, तो ये सेविंग कर सकते हैं जिससे कि PACS के थ्रू, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू ये सेविंग कर पाते हैं। और जब इनको दिक्कत आती है उस टाइम पे ये अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और स्कीम चलाई गई जैसे सेलिंग एंड परचेजिंग स्कीम। कोऑपरेटिव्स क्या करती हैं, फर्टिलाइज़र सीड्स ये प्रोवाइड भी करती हैं, यानी सेल भी करती हैं, और इन किसानों से इनकी क्रॉप्स भी खरीद लेती है। यानी कि कोऑपरेटिव्स ही हेल्प कर रही हैं उन किसानों की जो कि उसके मेंबर हैं। फिर कंज्यूमर स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या करते हैं, कोऑपरेटिव्स आर प्रोवाइडिंग डेली कंज्यूमेबल थिंग्स, यानी कि जो डेली कंज्यूम वाली चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड की जाती हैं फ्रॉम द कंज्यूमर डिपार्टमेंट स्टोर। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है उसका मान लेते हैं फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट है, तो उसके आसपास के जो गांव हैं या उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले जो गांव हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से होगा, तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए और एक इफेक्टिव एजेंसी बनाने के लिए, और किस चीज़ के लिए, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के लिए एक नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई गई 99 में। तो ये स्कीम विल बी कम्प्लीटेड बाय सेपरेट बजटरी प्रोविजन, एक सेपरेट बजट प्रोविजन आता है इसमें जिसका 75% शेयर सेंटर देता है और 25% शेयर जो है वो स्टेट देता है, यानी 75:25 का रेशो रहता है। ये इंचार्ज है, ये एजेंसी जो है इंचार्ज है किस चीज़ के लिए, प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए, और वर्कर्स का जो कि डिस्ट्रिक्ट में लगे रहते हैं और जिनका काम क्या है वो ये है। सब चीज़ आप देख सकते हैं क्या क्या काम है। पहला है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कितना काम हुआ, कितना टास्क हुआ, एंड नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पे क्या क्या चीज़ें चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि डिपार्टमेंट पता करेगा। फिर कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ सर्वे, एक सर्वे प्रोवाइड करेगा वहाँ पे। रिहैबिलिटेशन स्कीम्स लाएगा। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है विस्थापित करना लोगों को, यानी कि अगर वो कहीं पे पहले सिचुएटेड थे, लोकेटेड थे, वहाँ पे कुछ बन गया, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे डैम बन गया या कुछ बन गया, उन लोगों को हमें वहाँ से हटा के कहीं और प्लेस करना हुआ, कहीं और उन्हें घर देना हुआ, इसको कहा जाता है रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन स्कीम्स, डेवलपमेंट सेक्शंस की, एनुअल एक्शन प्लान बनाना, प्रिपरेशन बनाना डिस्ट्रिक्ट प्लान का, ये सब काम इन्हीं का ही है। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज़ बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि गवर्नमेंट और NGOs के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको मॉनिटर करना है, देखना है, उसको जांच परख करनी है और इवैल्यूएट भी करना है। फिर इंश्योरिंग इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कि दो डिपार्टमेंट्स के बीच में या दो सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ये भी इनका काम है। डिसमिनेट द अचीवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स एंड टू गिव पब्लिक इन्फॉर्मेशन टू द जनरल, मतलब जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन देनी है ना, कि जो भी जन सूचना होती है वो लोगों के बीच में फैलानी है। मंथली यानी कि मासिक, फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में, और सालाना यानी कि एनुअल रिपोर्ट जो है कुछ फॉर्मेट्स हैं उन पे ये डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करता है। तो ये कौन कौन सी प्लान्स या स्कीम चलाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण की है,
तो इसमें पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम है जो इसमें चलता है, ये 1996 से चल रहा है। पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था, बाद में इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। उसके बाद आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, इसको आजीविका भी कहते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 2011 में। इसको वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया है। इसका काम यह है कि हमें कुछ एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाने हैं गांव के लोगों के लिए, जिससे कि उनके पास सस्टेनेबल लाइवलीहुड कमाने के चांसेस बने रहें। नेक्स्ट आती है MPLAD स्कीम, यानी कि बहुत ही फेमस स्कीम है ये। मॉस्पी इसको करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इस बार 2020 का जो UPSC का पेपर था उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बीच में काफ़ी सुर्खियों में भी रही। कोरोना वायरस पैंडमिक के चलते गवर्नमेंट ने प्रेजेंट जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है सेंटर में, उन्होंने 2 साल के लिए इस स्कीम को मतलब रोक भी दिया है। इस स्कीम के तहत जो पैसा दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, वो उनको भी वो पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा डेवलपमेंट करवाने के लिए। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी रही है ये स्कीम कुछ टाइम पहले। तो जो MPLAD है ये इंटरेस्ट करते हैं विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये स्कीम के। इस स्कीम के तहत हर MP को चॉइस होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा अगर MP की बात करें, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वो 5 करोड़ का काम हर साल करवा सकता है। तो ये स्कीम अब 2 साल के लिए अभी एक्टिव नहीं हो रखी है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रही है और इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। तो ये पार्ट है किसका, NRLM का, यानी जो ऊपर हमने देखा दीनदयाल अंत्योदय जो मिशन था, DDY नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, उसी के तहत ये पार्ट है उसका। इसको टास्क किया गया है विद द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडिंग डाइवर्सिटी टू द इनकम्स, डाइवर्सिटी भी ऐड होगी, इनकम्स ऑफ रूरल पुअर पीपल, और उनका जो है कैरियर एस्पिरेशंस, यानी कि जो कैरियर बन सकता है रूरल यूथ का, उसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। फिर आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन। देखो ये आर अर्बन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको क्या है कि आर अर्बन का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वो सब चोक्ड होते जा रहे हैं, यानी कि उनमें जो उनकी जो कैपेसिटी थी टू आप कह सकते हो कि टू कंज्यूम पीपल, वो पूरी हो चुकी है। यानी कि अब धीरे धीरे वो शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शहर के अंदर तो जगह नहीं बची। फॉर एग्जांपल दिल्ली आप देख लो, तो उसके अंदर तो जगह नहीं बची, तो लोग बाहर ही वो करते जा रहे हैं। यानी कि सिटी का जो रेडियस है आप कह सकते हो वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से एक अर्बन मिशन चलाया गया। इसके तहत क्या हो रहा है कि हम रूरल एरियाज़ में ही अर्बन एरियाज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आप अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटी सो सकते हैं, वो अगर हम रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कर दें तो लोगों को माइग्रेट करना ही नहीं पड़ेगा फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज़। तो यही इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो रूरल पॉपुलेशन है भारत की, वो करीब करीब 83.3 करोड़, यानी कि 833 मिलियन, यानी 83.3 करोड़ हैं, जो कि करीब 68% है टोटल पॉपुलेशन की। और रूरल पॉपुलेशन ये दिखा रही है कि 2001 से लेकर 2011 का जो सेंसस, डेकेडल सेंसस का जो टाइम था, इसमें 12% गाँव की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इससे की वजह से क्या हुआ है कि जो बहुत बड़े बड़े जो पार्ट थे रूरल एरियाज़ के कंट्री में, अब वो खाली एक स्टैंड अलोन सेटलमेंट नहीं रहे, लेकिन आसपास और भी सेटलमेंट्स, क्योंकि हर गांव भी बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो जो गांव पहले 2 गांव दूर हुआ करते थे, अब वो गांव धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, क्योंकि हर गांव का एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए एक पॉलिसी बनाई गई कि हम एक आर अर्बन मिशन चलाते हैं, जिसके तहत कि क्या किया जाएगा, रूरल एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा। किस चीज़ के थ्रू, इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वही फैसिलिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं, उन्हीं को अगर हम रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कर दें तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मनरेगा स्कीम। ये बहुत ही फेमस स्कीम है। इसी के तहत इस बार जो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों को इससे रोज़गार भी मिला और उनकी जो लाइफ थी, लाइवलीहुड था, वो बचा रहा। तो ये मिशन जो है, यानी कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिल पाया है। तो ये नरेगा स्कीम जो थी 2005 में लॉन्च की गई थी, और इसमें ख़ास बात जो है वो है अनस्किल्ड वर्क मिलता है इसमें, यानी कि आप इसमें स्किल्ड वर्क नहीं मिलता, अनस्किल्ड वर्क मिलता है। इसको भी 2019 या 2020 का जो CDS का पेपर था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, और वहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत कहा गया था, वो ये स्किल्ड पे ही कहा गया था। उन्होंने लिखा था उस क्वेश्चन में कि स्किल्ड वर्क दिया जाता है, जबकि स्किल्ड नहीं अनस्किल्ड दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया।
तो इसमें जो है 100 डेज़ का गारंटीड वर्क मिलता है आपको पूरे साल में, और ये फैमिली वाइज नहीं है, पर्सन वाइज है। तो हर पर्सन जो भी एडल्ट हो यानी कि 18 ईयर से ऊपर का हो वो इसको ले सकता है। और ये ऑन डिमांड बेसिस पे मिलता है, यानी कि जब भी आप जाएंगे तो डिमांड बेसिस पे वहाँ पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको नहीं मिलता वर्क विद इन 15 डेज़ तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इसमें गवर्नमेंट आपको देगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं स्कीम के क्या हैं कि एनी पर्सन जो विलेज पंचायत में होता है, एम्प्लॉयमेंट के काबिल है, 18 साल से बड़ा है और उस गांव में रहता है, तो वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसको जॉब कार्ड मिल जाएगा। तो ये ऑन डिमांड पे है, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको काम देना ही पड़ेगा। मस्ट्रॉल के बेसिस पे काम होता है और 175 पर डे 8 आवर। अब ये बढ़ गया है थोड़ा सा, 20 रुपये बढ़ा दिए हैं, 2012 रुपीज़ करीब हो गए हैं। और पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन वीकली बेसिस फॉर मैक्सिमम विद इन 15 डेज़, और 15-15 दिन के अंदर, मतलब वीकली बेसिस पे मिल जाने चाहिए वैसे पैसे, लेकिन वीकली बेसिस पे नहीं मिल रहे तो मैक्सिमम 15 दिन में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते किसी की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई एक्सीडेंट के थ्रू, काम करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो गया और परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, तो 25,000 रुपीज़ का एक ग्रेस अमाउंट दिया जाएगा दोनों के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए इक्वल वेज रेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को कम पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक सोशल कम्युनिकेशन रहेगा ग्राम पंचायत लेवल पे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे स्कीम में। ओपन मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, जिससे कि सब लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी जा सके। क्रच का और जो ड्रिंकिंग पानी यानी पानी के लिए, शेडो, फर्स्ट एड, इन सब के लिए, या इलिटरेट वुमेन वगैरह के लिए, इन सब के लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें वर्क प्लेस पे होंगी। ये देखिए लिखा जा रहा है, एक्चुअल ग्राउंड पे हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज़ अदर थिंग, लेकिन दीज आर द वेल टू डू ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, या ये इस मिशन के जो हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है और ये होना भी चाहिए। तो फिक्स्ड वर्क लेबर है 60% का, मैक्सिमम मटेरियल ऑफ 40%, और ये एग्रीकल्चर वगैरह पे भी आप इसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव फंड। तो उसमें लेजिस्लेटिव फंड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डेवलपमेंट वर्क करवाने के लिए, जैसे कि एक MP लेड है, इस तरह से MLA लेड है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं ये डेवलपमेंट करवा सकते हैं, तो उसके लिए इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस में या डेवलपमेंट ब्लॉक में, तो वो ये देखता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है दीनदयाल आवास योजना। तो ये स्कीम किस चीज़ के लिए ऑपरेट की जाती है? बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंदिरा आवास योजना, जो हमने अभी ऊपर देखा। इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपको नए पक्का घर बनाने हैं फैमिलीज़ के लिए, जो कि BPL सर्वे से करवाया गया है मान लेते हैं। तो जो BPL फैमिलीज़ हैं या बहुत ज़्यादा लो इनकम जो फैमिलीज़ हैं, वो उनके लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है नेशनल बायोगैस स्कीम। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है कि बायोगैस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, क्योंकि अब आगे जो आने वाला समय है उसमें जो ऐसे ही फ्यूल्स प्रॉमिसिंग होने वाले हैं जो कि कैसे हों, फॉसिल फ्यूल्स ना हो। तो बायोगैस है, तो ये बायोगैस जो है कई सारी चीज़ों से बन सकती है, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ें हों उनसे बन सकती है। तो इसलिए इसके लिए हम आगे स्कीम ला रहे हैं, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके, और हमारे जो एनर्जी क्राइसिस है, जो हमें अभी गल्फ़ कंट्रीज़ पर डिपेंड होना पड़ रहा है फॉर आर एनर्जी नीड्स, वो भी उस नीड को भी हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल बायोगैस स्कीम के तहत बायोगैस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा एक ऑल्टरनेटिव सोर्स के थ्रू के वे में फॉर द रूरल हाउस होल्ड्स, और एक ग्रांट दी जाएगी 11,000 रुपीज़ की बेनिफिशियरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वर्क जो है वो मनरेगा स्कीम के तहत इसमें किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है रूरल पॉन्ड डेवलपमेंट। तो अगर पॉन्ड का डेवलपमेंट करेंगे तो उसके लिए एक तो फिशरीज़ का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, फिशरीज़ भी आप उस पॉन्ड में कर सकते हैं, और वहाँ पे पीने के लिए पानी और पॉन्ड का और भी बहुत सारा हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर माई विलेज माई रोड स्कीम की, मान लेते जो गांव कनेक्टेड नहीं हैं सड़कों से, तो उस स्कीम के तहत एक हर गांव को रोड से कनेक्ट किया जा रहा है। तो यानी कि जहाँ पे 1 किलोमीटर तक की सड़क बनाई जाएगी मनरेगा स्कीम के तहत, वहाँ पे ये किया जाएगा। फिर यह आता है क्रेडिट लो सब्सिडी हाउसिंग स्कीम, यानी कि क्रेडिट देना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है आपको क्रेडिट देगी, यानी कि उधार देगी, और लेकिन उसके साथ साथ एक सब्सिडी भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो उसके लिए ये स्कीम करी गई थी। तो इसमें क्या किया गया था, जो मेन पर्पज़ था स्कीम का वो था टू ग्रांट ऑफ ₹1,000 टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप या BPL फैमिलीज़, जो कि 18 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक हैं, और लोन दिया जाएगा बैंक के थ्रू ₹40,000 का।
तो टू द बेनिफिशियरी बाय द बैंक विदाउट एनी गारंटी, और बिना किसी गारंटी के इसको दिया जाएगा। तो इससे आप जो भी एक कमरे का घर बनाना चाहें या जो भी आप हाउसिंग में इम्प्रूवमेंट करना चाहें उसके लिए पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें इसको हम कंटिन्यू करें तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ये रह गया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हरिद्वार की वो 801 यानी कि 801 लोग रहते हैं। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर में। पूरा उत्तराखंड की नहीं है, पूरा उत्तराखंड का अलग है। और अगर ये थोड़ा सा देखें तो ये कब बना था, ये 24 सितंबर 1998 को यूपी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने एक रिओर्गनाइजेशन बिल पास किया, जिसकी वजह से फिर यूनियन गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2000 पास किया 9 नवंबर 2000 को, फिर ये स्टेट बन गया और हरिद्वार जो है फिर उसका पार्ट बन गया 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का। और उत्तराखंड जो था ये 27th स्टेट बना था भारत का। कुछ और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो एक नीलधारा बर्ड सेंचुरी आती है, ये जो नीलधारा बर्ड सेंचुरी है ये गंगा कैनाल पे ही है भीमगौड़ा बैराज के बाद। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से कुछ पोर्ट टाइप का लग रहा है कि जैसे कुछ समुद्री तट हो जैसे ना। तो ये भी दिखा रहा है कि एंशियंट टाइम पे यहाँ पे पोर्ट हो सकते हैं ये। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नीलधारा बर्ड सेंचुरी जो है ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हम डेमोग्राफिक्स देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 1901 से या 1911 से पॉपुलेशन हमको शो हो रही है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की, पूरी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है ये। और बढ़ते बढ़ते 2011 में 18,90,422 है। तो साइड में आप देख सकते हैं कि 1931 के बाद से हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन हर साल यदि पर एनम के बेसिस पे इंक्रीमेंट है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ती रही है। और 2001 से लेकर 2011 तक हर साल 2.71% के हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। अगर हम रिलीजन देखें तो हिंदूज़ का रिलीजन, हिंदूज़ जो हैं उत्तराखंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में करीब 64% रहते हैं और मुस्लिम्स जो हैं लगभग 34% के आसपास रहते हैं। फिर 2011 सेंसस के हिसाब से देखें तो 18,90,422 पॉपुलेशन है। और ये जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की का जो पॉपुलेशन है ये किस किस के करीब है, अगर हम कंट्री वाइज देखें तो लिसोथो एक अफ्रीकन कंट्री है। और अगर हम यूएस का एक स्टेट से कंपेयर करें तो वेस्ट वर्जीनिया। तो वो ये पूछा जा सकता है, SSC का कोई भरोसा नहीं है, वो पूछ सकते हैं इस चीज़ को भी कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन किस कंट्री के करीब करीब है। तो लिसोथो एक कंट्री है विद इन द ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है। और अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से इसको साउथ अफ्रीका ने घेर रखा है और अफ्रीकन कंट्री लास्ट में दिखेगा आपको बिल्कुल साउथ अफ्रीका में। तो इस डिस्ट्रिक्ट को अगर देखें हम तो इसको हम 244th रैंक देंगे पॉपुलेशन के हिसाब से आउट ऑफ 640। और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 817 है, ये हम देख ही चुके हैं। और 2001 से लेकर 2011 तक 30.63% के हिसाब से पूरा डिकेडल ग्रोथ रहा है। ये जो 2.71% था ये एनुअल ग्रोथ था और 30.63% जो है ये पूरा डिकेडल ग्रोथ रहा है 10 साल में। अगर हम सेक्स रेशो देखें हरिद्वार का, यानी कि ये देखें कि नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी हैं पर 1000 मेल्स, तो 880 फीमेल्स बैठती हैं पर 1000 मेल्स, जो कि काफ़ी कम नंबर है, अच्छी बात नहीं है। और लिटरेसी रेट जो है वो 73.43% है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ देख लेते हैं, 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। हालांकि हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं ये वाली चीज़, वापस यहाँ पे देख लेते हैं कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी असेंबली आती हैं। एक तो हरिद्वार ही है, BHL, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, ये तीनों रिजर्व्ड भी हैं SCs के लिए। नेक्स्ट है पिरानकलियर, रुड़की, खानपुर, मंगलौर, लक्सर और हरिद्वार रूरल। यानी इनका मतलब ये है कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 11 MLAs निकलेंगे। तो ये 11 MLAs की सीट्स हैं यहाँ पे ना, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अगर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो इस टाइम पे जो हरिद्वार से MP हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और जो MLA हैं हरिद्वार सिटी के वो है मदन कौशिक। ये जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी है। हाँ, MHRD थी पहले ये, अब MHRD से चेंज हो गई, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन गया है। चलिए हम लीजेंड्स एंड एपिक्स जो है ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है अभी भी इस चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और आप सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुरंत टाइम पे पाते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।